मेरा पति रोज ऑफिस जाता तो जाने से पहले मुझे एक लाल रंग की साड़ी देकर कहता, आज शाम को मेरे ऑफिस से आने से पहले इसे पहन लेना और अच्छे से तैयार होकर बैठना। आज हमारे यहाँ बहुत खास मेहमान आ रहे हैं। मैं साड़ी ले लेती और शाम को तैयार होने लगती तो मेरा नौकर मुझसे कहता, दीदी भगवान के वास्ते यह साड़ी मत पहनो वरना आज गजब हो जाएगा। तुम नहीं जानती सारी रात तुम्हारे साथ यहाँ क्या खेल खेला जाता है। आज तुम यह साड़ी मुझे दे दो। आज यह साड़ी पहनकर तुम्हारी जगह मैं बैठूंगा और तुम छुप कर देखना कि तुम्हारे पर तुम किस बात पर भरोसा हो जाएगा और तुम सब कुछ समझ जाओगी। लेकिन मुझे अपने नौकर की सारी बातें झूठी लगती थी क्योंकि मुझे साड़ी पहनाने के बाद कुछ भी याद नहीं रहता। लेकिन आज उसने मुझसे बहुत ज़्यादा जिद की और मेरे आगे हाथ जोड़ने लगा तो मैंने उसे अपनी साड़ी दे दी। उसने मेरी वह साड़ी पहन ली और अपने सर पर एक लंबे बालों की विंग लगा ली और औरतों की तरह तैयार होकर मेरे कमरे में बैठ गया। रात को जब मेहमान आए तो मेरा पति एक एक करके उन्हें मेरे कमरे में ले जाता, मगर कुछ समय बाद यह देखकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई जब उन मेहमानों ने नौकर के साथ। शाम के 5 बज रहे थे जब मैं सोकर उठी तो घर में हर तरफ चहल पहल मची हुई थी। मेरी माँ मेरे छोटे भाई से कह रही थी कि जल्दी मार्केट जाओ और अच्छा सा नाश्ता लेकर आना और देखना कोई चीज़ रह ना जाए। जब मैंने अपनी माँ से पूछा तो मुझे पता चला कि हमारे घर पर रिश्ते के लिए कुछ मेहमान आ रहे हैं। फिर माँ ने मुझसे कहा कि एक अच्छा सा सूट पहन कर तैयार हो जाओ। मैं अपनी माँ को देखने लगी लेकिन मैंने उनसे कुछ नहीं कहा। मैंने एक नया जोड़ा निकाल कर पहन लिया और हल्का फुल्का मेकअप भी कर लिया। थोड़ी देर बाद वह रिश्ते वाले मेहमान हमारे घर पर आ गए। माँ ने उनको ड्राइंग रूम में बिठाया और खुद भी उन्हीं के साथ बैठ गई। मुझे उन्होंने कहा कि मैं चाय बना कर लाऊं। घबराहट की वजह से मेरे तो हाथ पैर फूल रहे थे, पर मैंने चाय बनाई और जब मेरी माँ ने इशारा किया तो मैं चाय की ट्रे लेकर मेहमानों के सामने आकर बैठ गई। उनमें से एक औरत मुझे गौर से देख रही थी। मुझे उसी समय अंदाज़ा हो गया था मैं इन्हें पसंद आ चुकी हूँ। उनके देखने का तरीका बता रहा था और बाकी लोगों को भी मैं और मेरे परिवार वाले पसंद आ गए। अगले दिन उन्होंने हमारे घर फ़ोन करके बताया कि हमारी तरफ से हाँ है। माँ ने भगवान का शुक्रिया अदा किया और भगवान का नाम लेकर मेरी मंगनी प्रकाश से कर दी। 2 महीने बाद की शादी की तारीख तय हो गई। इन 2 महीने में मैंने प्रकाश से थोड़ी बहुत फ़ोन पर बात की थी। वह मुझसे मेरी फ़ोटो मांगने लगे लेकिन मैंने उन्हें मना कर दिया। खैर हमारे इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हुई। वह दिन आ गया जब मैं प्रकाश की दुल्हन बनकर उसके घर पर आ गई। शादी की रात के बारे में जो सपने मैंने देखे थे वह सभी सच हो गए। मेरा घूंघट उठाते ही प्रकाश ने मेरी बहुत ज़्यादा तारीफ़ की और मेरा हाथ पकड़कर मुझसे कहने लगे, तुम जानती हो मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। जब मैंने पहली बार तुम्हें देखा था उसी समय मैंने सोच लिया था कि मेरी दुल्हन बनाने के लायक सिर्फ तुम ही हो। तुम्हें मुझे सारी लड़कियों से अलग लगी। मैं तुम्हारा ज़िंदगी भर ख्याल रखूँगा। मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा इतनी ही खूबसूरत दिखो। घर के कामों के लिए वहाँ तुम्हें बहुत सारे नौकर मिलेंगे। यहाँ कोई काम करने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है। तुम बस मुझे खुश रखना और मेरे लिए हमेशा सज संवर कर रहना। कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है। उनकी यह बातें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। अब तो मैं उनकी दीवानी हो गई। उन्होंने अपने सारे वादे पूरे किए जो उन्होंने शादी की रात मुझसे किए थे। वह रोज़ जब ऑफिस से घर आते तो मेरे लिए गिफ्ट ज़रूर लेकर आते। प्रकाश की मोहब्बत ने मुझे सब कुछ भुला दिया। अब मैं पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत हो गई। प्रकाश की मोहब्बत से मेरा रूप दिन ब दिन चमकने लगा। जब मैं अपने मायके जाती तो मेरी दोस्त और मेरी पड़ोसन मुझे खूब गौर से देखती और मुझसे कहती, तुम्हारी तो लॉटरी निकल गई, तुम्हें इतना मोहब्बत करने वाला पति मिला है। मोहब्बत में डूबे दिन रात ऐसे ही गुजरने लगे, यहाँ तक कि मेरी शादी को 4 महीने हो गए। एक दिन प्रकाश ने मुझसे कहा कि उन्हें किसी काम से दूसरे शहर जाना है। उनके ऑफिस की कोई मीटिंग थी, इसलिए उनका जाना बहुत ज़रूरी था। मैंने कहा तो ठीक है। प्रकाश ने मुझे शाम के टाइम मेरे मायके छोड़ दिया और खुद एयरपोर्ट की तरफ निकल गए
उसके बाद तो मेरी ज़िंदगी में जैसे तूफान सा आ गया। 20 दिन के बाद प्रकाश मुझे मायके से घर लेकर आए, लेकिन वह मुझे बहुत बदले बदले लग रहे थे। वह मुझसे बात भी बहुत कम करने लगे। उनकी आंखों में मुझे पहली वाली मोहब्बत नहीं दिखती थी। अब मुझे उनके साथ अजनबी सा फील होता। अब उनका ज़्यादा समय ऑफिस में ही गुजरता। जब मैं उनसे इस बात की शिकायत करती तो वह मुझसे अपना बिजनेस का बहाना कर देते। कहने लगते कि मुझे ऑफिस में बहुत ज़्यादा काम होता है, मैं बहुत ज़्यादा बिजी रहता हूँ, मैं थोड़ा बर्दाश्त करना पड़ेगा। मैं उनसे कहती कि मुझे चीज़ों की नहीं, आपकी ज़रूरत है। मगर शायद अब प्रकाश के पास मेरे लिए वक्त नहीं होता था। मैं घर पर सारा दिन अकेली बोर होती रहती थी। इसलिए मैंने खाने पकाने वाली और सफाई करने वाली नौकरानी को छुट्टी दे दी। मैंने सोचा कि मैं घर का सारा काम खुद ही कर लूँगी। हो सकता है इसी से मेरा समय गुजर जाए और मुझे प्रकाश के इंतज़ार की तकलीफ़ भी नहीं सहनी पड़े। लेकिन यह सिर्फ मेरा ख्याल ही था, क्योंकि मुझे घर का काम छोड़ते हुए बहुत टाइम हो गया था। जब मैंने घर का कामकाज शुरू किया तो मेरी हिम्मत जवाब दे गई। मुझसे यह काम संभाला नहीं जा रहा था। मैंने परेशान होकर प्रकाश से कहा कि आप घर के कामकाज के लिए दोबारा कोई नौकरानी रख लीजिए, क्योंकि मुझे अब इतना सारा काम नहीं होता। लेकिन प्रकाश कहने लगे कि अब हमें नौकर की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे भी घर में तुम अकेली होती हो, कौन है? एक मैं ही तो हूँ और तुम। 2 लोगों का खाना बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। प्रकाश का यह जवाब सुनकर मैं सहम गई, क्योंकि वह तो मुझे हमेशा सजने संवरने की बात करते और मुझसे कहते थे कि तुम किसी भी काम को हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं है। और आज वही इंसान मुझे नौकरों की सेल की तरह बहस कर रहा है। यह सब सुनकर मेरा तो दिल टूट गया, लेकिन मैंने उनसे कोई शिकायत नहीं की। अगले दिन प्रकाश ऑफिस से घर आए तो वह मुझे बहुत खुश लग रहे थे। अब जब मैंने उनसे वजह पूछी तो कहने लगे, मेरे पास एक गुड न्यूज़ है, लेकिन वह मैं कल बताऊंगा। फिलहाल तुम मेरे लिए खाना लगा दो, मुझे बहुत भूख लग रही है। मैं सोचने लगे कि आखिर ऐसी क्या बात है जो आज यह इतने खुश हैं। लेकिन मैं उनकी आदत को अच्छी तरीके से जानती थी। यह कोई बात बताने से मना कर देते हैं तो फिर बताते नहीं। मैं भी चुप हो गई और खामोशी से अगले दिन का इंतज़ार करने लगी। शाम के समय में उनका इंतज़ार कर रही थी कि दरवाजे पर किसी ने बेल बजाई। मैंने जाकर दरवाज़ा खोला तो सामने गाड़ी खड़ी थी, तो मैं पहचान नहीं सकी, क्योंकि प्रकाश अपनी गाड़ी घर के अंदर खड़ी करते थे, लेकिन आज यह अपनी गाड़ी में ही बैठे हुए थे। उनके हाथ में बहुत सारे शॉपिंग बैग थे। जब मैंने दरवाज़ा खोला तो वह अंदर आने की बजाय वह शॉपिंग बैग मुझे देखकर बोले कि तुम जल्दी से यह नए कपड़े पहनकर तैयार हो जाओ और इसके साथ की मैचिंग ज्वेलरी भी पहनना। मैं तुम्हें एक पार्टी में लेकर जा रहा हूँ। जब तुम तैयार हो जाओगी तो हम चलेंगे, और जब तुम तैयार हो जाओ तो मुझे कॉल या मैसेज कर देना, मैं तुम्हें पिक करने आ जाऊँगा। उनसे वह बैग लिया और अपने कमरे में जाकर तैयार होने लगी। खुशी खुशी प्रकाश के साथ जाने के लिए तैयार हो रही थी। मैं बहुत मेहनत और लगन से तैयारी करने लगी हुई थी। मैंने लाल रंग की साड़ी और गोल्डन ज्वेलरी में इतनी खूबसूरत लग रही थी, मुझे खुद को देखकर यकीन नहीं आ रहा था कि मैं इतनी सुंदर हूँ। अभी मेरे पूरे तौर तरीके से शादी नहीं हुई थी। फिर दरवाजे पर बेल बजी गई। मैं समझ गई थी कि दरवाजे पर प्रकाश ही होंगे। वह मेरा इंतज़ार नहीं कर सके, इसलिए मुझे पहले ही लेने आ गई। मैं जल्दी से अपने बाल खोले और घर को लॉक करके प्रकाश के साथ गाड़ी में बैठ गई। आज प्रकाश खुद भी बहुत अच्छे से तैयार हुए थे। उन्होंने गाड़ी में म्यूजिक लगा दिया। प्रकाश आज बहुत अच्छे मूड में थे और मुझे काफ़ी हंसी मजाक भी कर रहे थे। वह मुझे समझाने लगे कि जहाँ पर हम लोग जा रहे हैं वहाँ बहुत बड़े बड़े लोग होंगे और मुझे वहाँ पर सब लोगों से हंसी खुशी मिलना है। फिर कहने लगे कि अगर इंसान अपनी बातों से दूसरे को इम्प्रेस करने में कामयाब हो जाता है तो वह बहुत सारे फ़ायदे उठा सकता है। उनकी बातें मेरे समझ में नहीं आ रही थी। थोड़ी देर बाद हमारी गाड़ी एक बड़े से होटल के सामने पार्क की। उन्होंने हमारी गाड़ी का दरवाज़ा ऐसे खोला जैसे मैं कोई राजकुमारी हूँ। मेरा हाथ पकड़कर वह होटल के अंदर चले गए। उनका अंदाज आज मुझे बिल्कुल बदला बदला हुआ लग रहा था, क्योंकि मैंने उन्हें ऐसा शादी के पहले कभी नहीं देखा।
जो आज वह सारी दुनिया के सामने दिख रहे थे। खैर, जब हम उस होटल के अंदर गए तो बहुत बड़े हॉल को बहुत ही खूबसूरती से सजाया गया। हर तरफ लाइट जल रही थी। होटल में बहुत सारे ऑफिसर और उनकी पत्नी इनवाइट थे। यह एक बहुत बड़ी पार्टी थी। यहाँ आकर मुझे थोड़ा नर्वस फील हो रहा था, लेकिन थोड़ी ही देर में मुझे पता चल गया कि मेरी खूबसूरती ने सबको अपनी तरफ खींच लिया है। वैसे तो पहले भी मुझे बहुत खूबसूरत थी और आज मैं ऐसे तैयार हुई जैसे किसी नई नवेली दुल्हन को तैयार किया जाता है। प्रकाश ने भी बहुत ज़्यादा प्राउड से मुझे दोस्तों के साथ मिलवाया। उसके बाद हम सब लोगों ने खाना खाया और वहाँ हल्का हल्का म्यूज़िक भी बज रहा था। यह माहौल मेरे लिए बहुत ही अजनबी सा था। ज़िंदगी में पहली बार मैंने इतने सारे लोगों के सामने बैठकर खाना खाया, जिससे मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही थी, लेकिन मैं प्रकाश का साथ दे रही थी क्योंकि आज वह बहुत ज़्यादा खुश थे। मुझे कुछ देर से ऐसा लग रहा था कि हमारे पास वाली टेबल पर जो आदमी बैठा है वह बराबर मुझे देख रहा था। उसका देखना मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था और मुझे उसके देखने से उलझन हो रही थी। थोड़ी देर के बाद वह अपने टेबल से उठकर हमारे साथ ही हमारे टेबल पर आकर बैठ गया। बात करते करते पता चला कि वह मेरे पति प्रकाश का सीनियर ऑफिसर है, लेकिन उसे देखने से कहीं भी नहीं लग रहा था कि वह सीनियर है। प्रकाश ने मुझे उनसे मिलवाया था, लेकिन उसे देखने में कहीं से भी नहीं लग रहा था कि वह मेरे पति के दोस्त हैं। उन्होंने अपना हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ाया। मिलाते हुए उसने मेरा हाथ अपने हाथ से हल्के से दबा दिया। उसकी यह हरकत मुझे बहुत बुरी लगी। प्रकाश ने भी यह बात नोटिस की थी, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। वह चुप रहे। मुझे अपने पति की इस हरकत पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि वह यह सब कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं। प्रकाश ने मुझे बताया कि यह मिस्टर खन्ना है। अगर यह चाहे तो मुझे बहुत जल्दी प्रमोशन मिल सकती है। मिस्टर खन्ना की बातचीत जारी रही। वह बहुत ज़्यादा दिलचस्पी बातें कर रहे थे, लेकिन वह बराबर ही मुझे देखे जा रहे थे। जब पार्टी ख़त्म हुई तो मिस्टर खन्ना मेरे पति से हंस हंस कर बातें करने लगे। वह उनके साथ ही चलते हुए होटल से बाहर आ गए। उनका हमारे साथ में चलना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। खैर, अब हम पार्टी को से अपने घर वापस आ चुके थे। प्रकाश ने घर आकर मुझे शुक्रिया अदा किया क्योंकि पार्टी में मैंने उनका पूरा साथ दिया। इसी खुशी में प्रकाश ने मुझसे वादा लिया कि वह जल्दी से घर में किसी नौकरी का इंतज़ाम कर देंगे। बस अब मुझे ऐसे ही पार्टियों में जाना होता और उनके बड़े बड़े ऑफिसर से मेल जोल बढ़ाना होगा। अगले दिन जब मैं सोकर उठी तो 12 बज रहे थे। प्रकाश खुद ही नाश्ता करके ऑफिस के लिए निकल गए। 1 घंटे बाद मैं फ्रेश होकर बैठ गई तो दरवाजे पर किसी ने बेल बजाई कि पता नहीं कौन है। जब मैंने देखा और दरवाज़ा खोला तो प्रकाश ही थे और देखा तो मैं समझ और उसके समय घर पर आने का मुझे बहुत ज़्यादा हैरत थी, लेकिन उनके बराबर में मैंने एक लड़के को खड़ा हुआ देखा तो मैं समझ गई लड़के की उम्र 16-17 साल की होगी। उसका रंग सफ़ेद और प्रकाश ने मुझे उस लड़के से मिलवाया। कहने लगे कि यह श्यामू है, बहुत ही जिम्मेदार और शरीफ बच्चा है, हर काम जानता है। इसने कुछ दिन होटल में काम किया है। यह घर के काम में गाड़ी भी चलाना जानता है। प्रकाश ने उसकी तारीफ करते हुए उसका कंधा थपथपाया और उसने अपनी नज़रें नीची कर ली। मुझे उसका यह अंदाज बहुत अच्छा लगा। प्रकाश ने मुझे बताया कि यह एक बहुत ही गरीब घर से है। आज सुबह तुम सो रही थी तो मैं घर से नाश्ता किए बिना चल गया। मैंने सोचा कि किसी ढाबे पर नाश्ता कर लूँगा। वहाँ मेरी मुलाकात श्यामू से हुई। मुझे बहुत खुशी हुई और इसने मुझे बहुत अच्छा नाश्ता बना कर खिलाया। मैं इससे ज़्यादा तनख्वाह देने की बात करके अपने साथ ले आया। यह तुम्हारी हर काम में मदद करेगा, तुम्हारा छोटा भाई की तरह ख्याल रखेगा, है ना श्यामू? उन्होंने श्यामू की तरफ देखा तो उसने जी हाँ में सिर हिला दिया। खैर, मैं भी ना श्यामू। उन्होंने श्यामू की तरफ देखा तो उन्होंने जी हाँ में सिर मिला दिया। सुकून से सो गई। नौकरों की फौज से जान छूटी। अच्छा है, एक ही नौकर घर के सारे काम कर लेगा, मुझे भी आसानी होगी और ज़्यादा का खर्चा नहीं पड़ेगा। श्यामू ने सच में मुझे बहुत
पहुंचाया। वह सारे काम औरतों से भी ज़्यादा अच्छे करता था और कोई फालतू बात भी नहीं करता। अब मैं बहुत ज़्यादा चैन से हो गई। शामू से मुझे हमदर्दी सी हो गई। अब वह मुझे छोटे भाई की तरह ही लगता। वह भी मुझे दीदी दीदी कहता तो मुझे एहसास होता कि इसके दिल में मेरे लिए कितनी इज्जत है। एक दिन जब मैं सुबह उठी तो शामू अपने कमरे में नहीं था। मुझे फिक्र होने लगे कि पता नहीं कहाँ चला गया। मैं उठी, मैंने बाहर जाकर देखा तो वह लॉन में बैठा हुआ था और रो रहा था। मैं उसके आंसू देखकर समझ गई कि ज़रूर उसे कोई ना कोई परेशानी है या मजबूरी होगी, उसके घर में कोई परेशानी होगी, वरना इस तरीके से वह नहीं रोता है। वह तो हमेशा खुशी खुशी रहने वाला लड़का था। फिर मैं शामू के पास गई। उसने मुझे देखा तो वह अपने आंसू मुझसे छुपाने लगा। शायद वह मुझे अपनी परेशानी बताना नहीं चाहता था। मैंने उससे काफ़ी पूछने की कोशिश की लेकिन उसने मुझे कुछ नहीं बताया। मैंने सोचा कि शायद उसके घर में पैसों की परेशानी होगी, इसलिए मैंने उसे कुछ पैसे दिए लेकिन उसने वह पैसे लेने से मना कर दिया। इतने में प्रकाश का फ़ोन आ गया। वह कह रहे थे कि आज हमारे घर कुछ मेहमान आ रहे हैं, तुम शामू से खाना बनवा लेना और खुद वही लाल साड़ी पहनकर तैयार हो जाना। अगर तुम मेरे मेहमानों से बातचीत करती रहोगी तो उनका दिल लगा रहेगा। उनके दोस्तों का सुनकर तो मुझे घबराहट होने लगी। मिस्टर खन्ना को बर्दाश्त करना तो मेरे बस के बाहर की बात थी। उनकी गंदी नज़रें उस दिन मैं भी मेरे ऊपर ही टिकी हुई थी, जिसे मैंने खूब ध्यान से देखा। खैर, मैं मजबूती और प्रकाश के कहने से तैयार हो गई। तकरीबन रात के 7 बज रहे थे। प्रकाश अपने मेहमानों को लेकर घर आ गए। फिर वही हुआ जिसका मुझे डर था। प्रकाश के साथ आने वाला मेहमान कोई और नहीं, मिस्टर खन्ना ही थे, जिन्होंने देखकर ही मेरा मूड खराब हो गया। मेरे दिल में नहीं चाहता था कि मैं उनसे बात करूं। मजबूरन मुझे उनसे बात करनी पड़ी। मैं और प्रकाश मिस्टर खन्ना के साथ ड्राइंग रूम में बैठे थे। मिस्टर खन्ना मोबाइल पर किसी का फ़ोन आया। वह फ़ोन पर बात करते हुए कमरे से बाहर चले गए। अब कमरे में मैं और मिस्टर खन्ना अकेले रह गए। मिस्टर खन्ना मुझसे खुलकर बातें करने लगे। मुझे उनका यह अंदाज पसंद नहीं आया। वह इतनी अजीब अजीब बातें कर रहे थे कि मेरा जवाब देने का दिल नहीं कर रहा था। 10 मिनट हो गए थे। जब प्रकाश कमरे में वापस नहीं आए तो मैं उठकर कमरे से बाहर जाने लगी। मुझे मिस्टर खन्ना के साथ बैठना बहुत ही अजीब लग रहा था। इससे पहले मैं कमरे से उठकर खड़ी होती, मिस्टर खन्ना ने मेरा हाथ पकड़ लिया। उनकी इस हरकत पर मुझे बहुत गुस्सा आया। मेरा दिल तो कर रहा था कि उन्हें एक जोर का थप्पड़ लगाऊं, लेकिन मैंने अपने गुस्से को ठंडा किया और आराम से उनसे कहने लगी कि मिस्टर खन्ना, आप यह क्या कर रही हैं? आप मेरे पति के दोस्त हैं और ऑफिसर भी हैं, इसलिए मैं आपकी बहुत ज़्यादा इज्जत करती हूँ। अगर आपने यह बदतमीजी बंद नहीं की तो मैं भी बदतमीजी पर उतर आऊँगी। उन्हें मेरी इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। वह सुकून से खड़े होकर मुझे घूर रहे थे। जब मैंने उनसे अपना हाथ छुड़वाना चाहा तो वह और मेरे करीब आने लगे। गुस्से में मेरा चेहरा लाल हो गया। मैंने टेबल से फ्लावर पॉट उठाया और उसके सर पर मार दिया। उनके सर से थोड़ा खून बहने लगा तो वह चिल्ला उठे। उनकी चीख सुनकर मेरे पति कमरे में आ गए। मिस्टर खन्ना दर्द से चीख रहे थे और मेरे पति को बहुत गुस्सा आ रहा था। बजाय इसके कि वह अपने देवर मिस्टर खन्ना को कुछ कहते, उन्होंने उल्टा मुझे ही डांटना शुरू कर दिया। कहने लगे कि तुम पागल तो नहीं हो, यह तुमने क्या कर दिया अभी, और इसी से मैं उनसे माफ़ी मांगू। और उनकी तरफ देखते हुए ज़मीन पर मैंने थूक दिया और कहने लगी कि मिस्टर खन्ना अगर इस पूरे देश के राजा भी होते तो मैं उनसे माफ़ी नहीं मांगती। उल्टा इन्हें मुझसे माफ़ी मांगनी चाहिए जो इस गंदी हरकत इन्होंने मेरे साथ की है। मेरी बात सुनकर प्रकाश ने मुझे बहुत ज़्यादा गुस्से से देखा और मुझसे कहने लगे, अगर तुमने मिस्टर खन्ना से माफ़ी नहीं मांगी तो तुम्हें यहीं खड़े खड़े डिवोर्स दे दूंगा। अपने पति की यह बात सुनकर मैं हैरान रह गई। क्या कोई भी शरीफ इंसान अपने दोस्त की खातिर अपनी पत्नी को तलाक दे सकता है? मैं भी जिद पर अड़ गई क्योंकि मिस्टर खन्ना की हरकत ही ऐसी थी कि उनसे माफ़ी मांगने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मुझे यूं खामोश खड़ा देखकर प्रकाश उल्टी गिनती गिनने लगे। वह सोच रहे थे अगर वह मुझे छोड़ने की धमकी देंगे तो मैं मिस्टर खन्ना के पैरों में पड़ जाऊंगी और उनसे माफ़ी मांग लूंगी। लेकिन मैं भी अपनी बात से नहीं हटी और मैंने उनसे माफ़ी नहीं मांगी। उसके बाद प्रकाश ने मुझसे कहा कि तुम पेपर्स का इंतज़ाम करना, तुम्हें डिवोर्स दे दूंगा।
मैं हैरत की नज़र से उन्हें देखने लगी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि प्रकाश तो मुझसे इतनी मोहब्बत करते थे, वह मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हैं, वह भी अपने इस घटिया दोस्त की खातिर। मिस्टर खन्ना यह सब कुछ देखकर मुस्कुरा रहे थे। वह भी बढ़ते बढ़ाते हुए हमारे घर से चले गए। मेरे पति भी उनके पीछे पीछे गए और मेरे बर्ताव की उनसे माफ़ी मांगने लगे। थोड़ी देर बाद प्रकाश घर के अंदर वापस आए तो उनका मूड ऐसा था कि कुछ हुआ ही नहीं हो। मैंने अपने कमरे में जाकर अपने बैग पैक करना शुरू कर दिया और उसी समय घर से निकलने लगी तो प्रकाश ने मुझे कमरे में बंद कर दिया। मैंने दरवाज़ा खटखटाया मगर उन्होंने नहीं खोला। थोड़ी देर बाद जब वह अंदर आए और मुझसे कहने लगे कि क्या हुआ, मैंने जो कुछ भी तुमसे कहा वह गुस्से में कह दिया। क्या हमारी बरसों की मोहब्बत मेरी छोटी सी बात पर ख़त्म हो जाएगी? जाहिर लड़कियों की तरह हंगामा मत करो। जो कुछ भी हुआ है उसे भूल जाओ और ख़बरदार, जो तुमने घर से निकलने की कोशिश भी की, मैं तुम्हारी टांगें तोड़ दूंगा। वैसे भी दरवाजे पर लॉक लगा हुआ है, तुम्हें बाहर जाने की ज़रूरत भी नहीं है और इजाज़त भी नहीं है। जब तक मैं ना कहूँ तुम घर से कदम बाहर नहीं निकाल सकती। तुम्हें हर सूरत में मेरे ऑफिसर को खुश करना होगा, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अपने पति का ऐसा रूप देखकर तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। प्रकाश इस हद तक गिर सकते हैं, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। इस सारे हंगामे की खबर शामू को भी हो चुकी थी, क्योंकि कमरे में पड़े फ्लावर पॉट के टुकड़े समेटने के लिए मैंने उसी से कहा था। जब प्रकाश ने मुझे कमरे में बंद कर दिया और मैं शामू के रहमो करम पर आ गई, मेरे पति ने उसे सख्ती से समझाया था कि मुझसे कोई बात ना करें। अगले दिन प्रकाश घर से ऑफिस के लिए निकल गए। उनके कहने के अनुसार शामू ने मुझे खाना दिया। मैं अपने ही घर में कैद होकर रह गई और अपने नौकर की मोहताज हो गई। मैंने शामू को उसकी माँ बहन का वास्ता दिया और उसके आगे हाथ जोड़कर मदद मांगने लगी तो उसका दिल भी पिघल गया। वह कहने लगा कि दीदी तुम फिक्र मत करो, तुम्हारी इज्जत की जिम्मेदारी अब मेरी है। अब कोई तुम्हें छू भी नहीं सकता। तुम्हारा पति भगवान माफ़ करे बहुत ही घटिया और गिरा हुआ आदमी है। हमारे यहाँ तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता। अगर कोई अपनी पत्नी के साथ ऐसी घटिया हरकत करने की सोच भी ले तो उसकी नस्लें ख़त्म कर दी जाती है। तो शामू की बातें सुनकर मुझे अंदाज़ा हो गया था कि वह मेरी मदद ज़रूर करेगा और मुझे यहाँ अकेला छोड़कर नहीं जाएगा। थोड़ी देर बाद शामू मेरे कमरे में वापस आया और मुझसे बोला कि दीदी मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। मैं सुबह बताना चाहता था मगर मुझे कुछ याद नहीं रहा। वह घटिया इंसान जो मेरा मालिक है और तुम्हारा पति है, किसी से फ़ोन पर बात करके कह रहा था कि कल हमारे घर पर वहीं आएंगे और आप हर सूरत में उनसे मिलेंगे। शामू ने जब मुझे यह बात बताई तो मैं समझ गई कि मैं मिस्टर खन्ना की जीत बन चुकी हूँ। ऐसी सोच और ख्याल में मेरी सारी रात गुजर गई। पूरी रात मेरी रोते हुए गुजरी। मैं भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि वह मेरी इज्जत की हिफाजत करे। अगले दिन शामू मेरे पास आया और उसकी सांसें फूली हुई थी। वह काफ़ी जल्दी में लग रहा था। दरवाजे खोलकर मेरे कमरे में आया और मुझसे बोला, दीदी तुम अपना एक खूबसूरत सा जोड़ा मुझे दे दो। उसका चेहरा देखते हुए बोली कि शामू तुम्हें मेरे कपड़ों की क्या ज़रूरत। वह कहने लगा कि यह समय ज़्यादा बातें करने का नहीं, बस आप मुझे अपना एक अच्छा सा जोड़ा दे दे। मैंने उसे अपनी लाल साड़ी दे दी। वह मेरी हाथ से साड़ी लेकर कमरे में चला गया। फिर थोड़ी देर बाद वह साड़ी पहनकर मेरे कमरे में दोबारा आया तो उसे देखकर मेरी हंसी निकल गई, क्योंकि उसने बहुत ही अजीब तरीके से साड़ी बांध रखी थी। उसकी जिद करने पर मैंने उसकी साड़ी से बांधी थी। अब वह पूरी तरीके से एक औरत लग रहा था। उसने अपने साथ सर पर मेरी ही तरह लंबे बालों की विंग लगा ली। मैंने उसे कहा कि शामू तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम्हारा औरत बनने का इरादा है? मैं उसे अपने सारे दुख भूल गई थी और उससे हंसी मजाक करने लगी। उसने मुझसे कहा कि दीदी आप यहाँ से जाइए और मेरे कमरे में जाकर बैठ जाइए। हमारे घर में आज उसके साथ एक और लड़का आया था जो शामू का दोस्त था। थोड़ी देर बाद मुझे अपने घर में किसी के आने की आवाज़ आई। जूतों की आवाज़ मेरे कमरे की तरफ से आ रही थी। मेरा दिल बहुत ज़्यादा कांप रहा था और फिर मेरे कमरे का दरवाज़ा अंदर से लॉक होने की आवाज़ आई।
कुछ देर बाद ही मेरे कमरे से चीखने चिल्लाने की आवाज़ आने लगी। घर में शोर मच गया। मैं कमरे से बाहर निकली और अपने कमरे की तरफ जाने लगी। जब मैं अपने कमरे के पास पहुंची तो मैंने दरवाज़ा खोल कर देखा तो वहां पर एक कुछ अलग ही था। मिस्टर खन्ना के कपड़े फटे हुए थे। शामू और उसका दोस्त मिस्टर खन्ना को मार रहे थे। मिस्टर खन्ना की तो हालत खराब हो रही थी, मानो शामू ने मना किया, लेकिन उसने जैसे भूत सवार था। मिस्टर खन्ना की अब अधमरी हालत हो गई तो शामू ने उन्हें छोड़ दिया और एक तरफ बैठा दिया। मैं उनका मुंह देखना चाहती और दिल ही दिल में मैं हैरान भी हो रही थी। मेरा यहाँ रुकना अब खतरे से खाली नहीं था, इसलिए मिस्टर खन्ना को कमरे में बंद करके और उनके मुंह में कपड़ा ठूस दिया। शामू मुझे इस गाड़ी में बैठाकर मेरे घर ड्रॉप कर दिया। खुद न जाने वह कहाँ चला गया। मैंने अपने माता पिता को सारी बात बताई तो वह उसी समय मुझे इस शहर से लेकर दूसरे शहर चले गई। प्रकाश की जान पहचान बहुत दूर तक थी। उसने मुझे धमकी दे दी, मगर वह अपना बदला लेना नहीं भूला था, क्योंकि वह मेरे जरिए अपने ऑफिसर को खुश करके प्रमोशन लेना चाहता था। वह कभी भी मुझसे अपना बदला ले सकता था। कुछ दिनों बाद ही मेरी शादी माँ के दोस्त के बेटे से हो गई। अब मैं अपने घर में अपने पति के साथ बहुत खुश थी। मेरा घर छोटा सा था और मेरे पति एक छोटी सी नौकरी करते थे, लेकिन वह मेरी बहुत इज्जत करते थे और मेरा बहुत ख्याल रखते। मेरे घर में खुशियां ही खुशियां थी। भगवान ने मुझे संतान की खुशी भी दे दी। यह सब होने के बाद प्रकाश के बॉस ने उस पर फ्रॉड का केस करके उसकी सारी जायदाद हथिया ली और उसे जेल भिजवा दिया। आगे मैं बस इतना कहूँगी कि भगवान दुश्मन को भी ऐसा पति ना दे जो अपनी पत्नी की इज्जत नीलाम करना चाहता हो, अपनी पत्नी को सीढ़ी बनाकर आसमान की ऊंचाइयों को छूना चाहता हो।